गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर पे हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में लेक्चर हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सटर्नल हार्ट का स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया था, हम लोगों को करना था इंटरनल हार्ट का स्ट्रक्चर, बट इसका एक्सप्लेनेशन बाकी था। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम लोग हार्ट को देखते हैं, ठीक है, तो जो इसका एट्रियम मीन्स एट्रियम होता है और वेंट्रिकल जो होता है, ठीक है, मीन्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स, जो डिवीज़न इसका होता है उसका डिवीज़न जो अगर हम एक्सटर्नली हार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, अगर एक्सटर्नली हार्ट को देख रहे हैं तो इसका जो डिवीज़न होगा वो कोरोनरी सल्कस करता है, मीन्स एंटीरियर साइड में भी, और अगर आप 3D स्ट्रक्चर ये होता तो पीछे के साइड में भी कौन करता है, कोरोनरी सल्कस ही करता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे कि फ्रंट साइड में, तो फ्रंट साइड में जो वेंट्रिकल का सेप्टम करेगा, ठीक है, वेंट्रिकल को पार्टीशन करेगा, मीन्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हार्ट को बाहर से देखते हो आप, ठीक है ना, जब हार्ट को आप बाहर से देखते हो तो वहां पे क्या होता है, कोरोनरी सल्कस बहुत बाहर से आपको बिल्कुल दिखाई नजर आएगा, ठीक है ना। वो किस तरीके से वेंट्रिकल को मीन्स सेपरेट कर रहा है। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने इस पॉइंट तक बताया था हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है ना। जो बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा था वो कंटेंट इसी में ही है। मींस एक्सटर्नली हार्ट कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ कोरोनरी सल्कस। बात समझ में आ रही है? जो कोरोनरी सल्कस है, कोरोनरी सल्कस कंटेन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना, जिससे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। हार्ट की जो मीन्स मसल्स होती है, भाई मसल्स इतना फंक्शन कर रही है, इतना मेहनत कर रही है, तो उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उसको जो ब्लड प्रोवाइड करती है वो कौन होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है। और ये कोरोनरी सल्कस एट्रिया को और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ये हम हार्ट को बाहर से देखने पे ही हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे है, वेंट्रिकल कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है ना। इनको भी डिवाइड करने के लिए मैंने बताया है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोरोनरी सल्कस रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स अगर आप मॉर्फोलॉजिकली हार्ट को बाहर से अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है ना। मीन्स कैसे, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस अगर आगे से देख रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप पोस्टीरियर मतलब पीछे से भी अगर हार्ट का 3D स्ट्रक्चर होता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बनाना तो पॉसिबल है नहीं 3D, तो आप पलट के देखते वो वहाँ पे भी कोरोनरी सल्कस आपको दिखाई देती है, और वहाँ पे भी वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट में बटा हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। अब क्या है कि एक्चुअल में जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो 4 चैम्बर्ड होते हैं, मीन्स लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, या लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम। बातें समझ में आ रही हैं? या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल मीन्स लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। अगर हम देखें तो जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, ठीक है ना, या लेफ्ट जो एट्रियम होता है, केवल लंग से ही ब्लड उसमें आता है, ठीक है ना। हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं मीन्स लेफ्ट एट्रियम को और राइट एट्रियम को, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, लंग से आता है, केवल और केवल लंग से ही आता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं, तो राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से ब्लड आता है, मतलब हेड रीजन का ब्लड, ठीक है, एंड नेक से लेके नीचे तक का ब्लड कहाँ पे आता है, मीन्स राइट एट्रियम में आता है। तो अगर ये देखेंगे तो चैम्बर किसका बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में अगर कंपैरिजन करें तो आएगा राइट एट्रियम का चैम्बर बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से होता भी ऐसा ही है, ठीक है ना। दूसरी चीज और आप ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जब आप वेंट्रिकल की बात करते हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड जाना है, ठीक है ना, लेकिन राइट वेंट्रिकल से केवल लंग्स में ब्लड जाना है, ठीक है ना। तो लंग तो हार्ट है, हार्ट के दोनों तरफ में लंग्स है, लेफ्ट और राइट वाला। तो अगर पूरी बॉडी में ब्लड जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल से,
तो उसकी वॉल ज़्यादा मस्कुलरिस होनी चाहिए क्योंकि उसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें तो इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल वो लेस मस्कुलरिस होती है, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ से भी गो थ्रू हो जाएंगे हम लोग। लेफ्ट ऑरिकल इज स्मॉलर देन राइट ऑरिकल, ठीक है ना, ये चीजें एक्सप्लेन्ड है आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोवर एंड लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल। नैरोवर बेटा मस्कुलरिस होने की वजह से, ठीक है ना, प्रेशर ज्यादा बर्दाश्त कर पाए इसलिए मस्कुलरिस ज्यादा होना जरूरी है इसका, ठीक है ना। इट हैज 3 times मोर थिकर वॉल एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से इसलिए ज्यादा मस्कुलरिस होना चाहिए क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत है। पता लगा प्रेशर लगा रही है, खुद ही फट गया, ठीक है ना, खुद ही वो चैम्बर फट गया, तो इसलिए उसको मस्कुलरिस होना ज्यादा जरूरी है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल बिकॉज इट हैज पंप द ब्लड इन द होल बॉडी, ठीक है, रीजन आपके पास में है। दूसरी चीज है, एक्चुअल में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोगों का होता रहता है, ठीक है, तो डक्टस आर्टेरियोसम, ठीक है ना, जो डक्टस आर्टेरियोसम होता है वो अयोर्टा से, मींस जो अयोर्टा होता है और पल्मोनरी आर्टरी होती है उसको क्या करता है, कनेक्शन मींस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम लोग एम्ब्रियो से कन्वर्ट होते हैं, फीटस में डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसके बाद उसका रेमिनेंट पार्ट मींस वो एज अ रेमिनेंट हो जाता है, ठीक है ना, और उसका एडवांस स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है ना। नहीं तो पता लगा अब बच्चा अगर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन मदर के यूट्रस से बाहर आया, ठीक है, तो अगर मिक्सिंग ऑफ अयोर्टा का और राइट आपका जो यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी का मिक्सिंग ऑफ ब्लड अगर होगा, ठीक है ना, क्योंकि पल्मोनरी में देखो सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बात समझ में आ रही है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तो वही ब्लड बॉडी में फ्लो करेगा, बॉडी में फ्लो करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से जो बॉडी टिश्यू होंगे सफोकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया, लिगामेंटम आर्टेरियोसम इज द रेमिनेंट पार्ट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसम। क्लियर है बात। और यहाँ पे क्या था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डक्टस आर्टेरियोसम अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करता था, ठीक है ना, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती थी, ठीक है ना। लेकिन जस्ट जब ग्रो अप हुआ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, तो बच्चा अब सेल्फ डिपेंडेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तो मदर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था, लेकिन जब बच्चा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन बाहर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, उसके हर ऑर्गन उसी का सपोर्ट करें पूरी तरीके से, इसलिए ये चीजें प्रोसीड ऑन होती है। आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, वो क्लास में ही मैंने आपके सामने ही किया था, बट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था बेटा, इस वजह से इस स्ट्रक्चर को पहले ही बना के आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो एट्रिया होता है और वेंट्रिकल होता है उसके डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोरोनरी सल्कस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। एंटीरियर टू पोस्टीरियर किस तरीके से मैंने बताया, यू आर वेरी वेल नो, ठीक है ना। एक बार आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लोगे, ओके। एक एक चीज को थोड़ा सा पहले आप सुनिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। बेटा हार्ट जो है दोनों लंग्स के बीच में होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, मैं कई बार बता चुका हूं इस चीज को, फिर से एक बार बता रहा हूं, जितनी भी आर्टरी होती हैं सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जितनी भी वेन होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। देखो सिंपल सा एक दो चीज है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा अगर कोई भी कनेक्टिविटी लंग से रहेगी तो उसके लिए पल्मोनरी टर्म इस्तेमाल करेंगे। हार्ट ही क्यों ना कनेक्टेड हो,
ठीक है, या ब्लड वेसल्स ही क्यों ना कनेक्टेड हो। देखो हार्ट कनेक्टेड होगा तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही कनेक्टेड होगा। तो वहाँ पे हार्ट ऐसा नहीं कि कार्डियम टर्म का इस्तेमाल करें, वहाँ पे हमेशा और हमेशा पल्मोनरी टर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर चाहे ब्लड लंग से हार्ट में जाए या हार्ट से लंग में जाए तो हमेशा टर्म किसका इस्तेमाल करेंगे, पल्मोनरी। चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी बोलो, पल्मोनरी वेन बोलो या पल्मोनरी सर्कुलेशन आप बोलो। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम जस्ट ये बना हुआ है, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम वाला चैम्बर, मैंने 4 ओपनिंग इसमें किया है, दिखाया है। एक्चुअली 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट से आती हैं और 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से आती है। मतलब लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन और राइट लंग से पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, 2 पल्मोनरी वेन दोनों ओपन होती है। उन्हीं की ओपनिंग को मैंने दिखाया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है ना, जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से आना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आप देखोगे जो वॉल्व होती है, एक्चुअली ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं बाइकैस्पिड वॉल्व बोलते हैं या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। या बेटा एक कॉमन सेंस आप थोड़ा सा भी लगाओगे ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप बोल सकते हो ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व, ये वॉल्व प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो सर ये ऑरी वेंट्रिकुलर वॉल्व है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, आप ये भी बोल सकते हो। एक्चुअली वॉल्व है तो वॉल्व को क्लोज करना और ओपन करने के लिए कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी बोलते हैं। और कॉर्डी टेंडनी को जो बेस प्रोवाइड करता है उसको पेपिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। ब्लड यहाँ से यहाँ पे आता है। अब यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड चला जाएगा आयोर्टा में चला जाएगा। मैंने एक बार इसमें आयोर्टा वगैरह करके मेंशन करके बना दिया है, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा में जाने वाला है ना, तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक स्फिंक्टर मसल्स होती है, एक मीन्स इसको बोलते हैं सेमी, यहाँ पे एक वॉल्व होती है, ठीक है ना, वॉल्व होती है। देखो ये वॉल्व भी स्फिंक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्व होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, इसीलिए इसको बोला गया है सेमी ल्यूनर वॉल्व बोला गया है। क्या बोला गया है, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोला गया है। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व 3 हाफ मून शेप्ड वॉल्व्स मैंने लिखा है वहां पे। क्लियर है बात। देखो सेम चीज यहाँ पे ऑरी वेंट्रिकुलर वॉल्व है तो इसको भी ऑरी वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे, भले ही इसका दूसरा नाम ट्राइकैस्पिड वॉल्व है, ठीक है ना। यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है तो ऑरी वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे। जो वॉल्व को क्लोज करना, ओपन करने का काम कर रही है वो भी क्या होगी, कॉर्डी टेंडनी होगी। और उसको जो बेस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होगी, पेपिलरी मसल्स होगी, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने केवल 3 ही ओपनिंग बनाया है, ठीक है ना। तो बॉडी देखो, यहाँ से बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, बॉडी टिश्यू ने ब्लड का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, जो भी यूटिलाइज उसको करना था। O2 को लिया, मीन्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस किया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किया, CO2 को दे दिया ब्लड को, और वो ब्लड अब आएगा फिर से हार्ट में। देखो सिंपल सी बात है, लंग्स की इतनी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि वो डायरेक्टली बॉडी से ब्लड को ले पाए। कोई भी चीज़ देगा या लेगा, ठीक है ना, तो वो हार्ट से ही करेगा। बात समझ में आ रही है। तो हार्ट भले ही उसको, हार्ट हमेशा बुरी चीज़ों को ही देता है लंग्स को, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन लंग हमेशा हार्ट को अच्छी चीज़ें ही देता है। भले ही कितना बुरी चीज़ें दे, लेकिन लंग्स का जो साथ है वो हार्ट के साथ में ही है। क्लियर है बात। अब बॉडी टिश्यू ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, CO2 को ब्लड में दिया। अब सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, चाहे वो हार्ट के ही क्यों ना हो, हार्ट की मसल भी तो ब्लड का इस्तेमाल करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है ना।
आपने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा, जब हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रही थी, ठीक है ना, हार्ट से, जिसको सिस्टमिक आर्टरी आपने बोला था, तो आप देखोगे वहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था वो 95 हो गया था। लेकिन जब एल्वियोलस से हार्ट में आ रहा था तो वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना था, 104 था mmHg ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब हार्ट में आया, हार्ट से बाहर निकल रहा है, तो हार्ट इतना मूर्ख थोड़ी है कि वो काम करता रहेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। भाई कुछ करेगा तभी तो थोड़ा सा हेल्दी रहेगा वो। बात समझ में आ रही है? अब पूरी बॉडी में ब्लड गया, ठीक है ना, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड गया, ब्लड ने उसको इस्तेमाल किया उसकी ऑक्सीजन को। अब ब्लड हेड से, हेड वाले रीजन से आ रहा है हार्ट में, नेक के लोअर वाले रीजन से ब्लड आ रहा है हार्ट में, और हार्ट जिन ब्लड का इस्तेमाल खुद किया है वो भी ओपन हो रहा है हार्ट में। तो ये तीनों जगह से जो ब्लड आ रहे हैं कहाँ पे आएंगे, राइट एट्रियम में आएंगे। तो तीनों जगह से आ रहे हैं, इसलिए 3 ओपनिंग मैंने बनाया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पहला जो है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, भाई ये सुपीरियर वेना केवा है, उसकी ओपनिंग है। ये इंफीरियर वेना केवा की है, ठीक है ना। और ये क्या है, खुद हार्ट ने जिस ब्लड का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, उस अब वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट की मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओपन होता है वो यहाँ पे होता है, मतलब राइट एट्रियम में ही जाके जमा होता है। राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर से सेमिल्यूनर वॉल, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट कहाँ पे चला जाएगा, एक चला जाएगा राइट लंग में, एक चला जाएगा लेफ्ट लंग में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 चीजें और ध्यान देंगे। जो बेटा कोरोनरी साइनस जो होता है, ठीक है ना, कोरोनरी साइनस ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे एक वॉल्व होती है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से ब्लड इसमें जाके अंदर राइट एट्रियम में भरता है। वो क्या है, थेबेसियन वॉल्व है। और दूसरी चीज है जो मींस इंफीरियर वेना केवा होती है, उसमें जो वॉल्व होती है वो यूस्टेकियन वॉल्व होती है। क्लियर है बात? और यहाँ पे जो वॉल्व है ये ट्राइकैस्पिड मैं बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज आप देखोगे, मैंने आपको जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट में करा रहा था, मैंने आपसे बोला था कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ज्यादा मस्कुलरिस होता है, तो वो पार्ट आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर है बात? एक बार आप लेबलिंग देख लो सारी, और इसको बोलते हैं कॉलुमना कॉर्नी बोलते हैं। एक बार आप लेबलिंग देख लो और स्ट्रक्चर को देख लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, तो 1-2 चीजें थोड़ा सा और दिमाग में रखो। जैसे बोलते हैं कि हार्ट में होल हो गया, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि हार्ट में होल हो गया तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने लगता है। तो हार्ट में होल होने का मतलब क्या है, एक्चुअली जो इंटर एट्रियम सेप्टम होता है, ठीक है ना, मतलब इंटर एट्रिया बोल सकते हो आप, दोनों एट्रियम की बात कर रहे हैं तो एट्रिया हो गया। इंटर एट्रिया सेप्टम जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, थोड़ा सा छूट जाता है, और वो जो ओपनिंग होती है उसे ही बोलते हैं हार्ट में छेद हो गया या हार्ट में होल हो गया है। बात समझ में आ रही है? अब आप सोचो, अगर इंटर एट्रियम सेप्टम में ओपनिंग है, कंप्लीट वो सेप्टम नहीं क्रिएट हुआ है, तो आप सोचो कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो दोनों की मिक्सिंग होने लगेगी, और अगर वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो वो जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल बोलते हैं। और फोरामेन ओवेल, ठीक है, जब क्लोज होता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं फोसा ओवेलिस बोलते हैं। तो बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिगामेंटम आर्टेरियोसम की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, लिगामेंटम आर्टेरियोसम इज द रेमिनेंट पार्ट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, वैसे ही जो फोसा ओवेलिस इज द रेमिनेंट पार्ट ऑफ फोरामेन ओवेल बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो एक बार वहां पे भी चलते हैं हम लोग।
यहाँ पे मैंने बताया है एक्चुअली ये एट्रियम में ही इंटर एट्रियल सेप्टम है। एक्चुअली ये ओपन रहता है, ओपन होने के बाद जब ये क्लोज हुआ तो एक आप देखोगे डिप्रेशन बन गया है, ठीक है ना, एक डिप्रेशन बन गया है। जब ये क्लोज्ड नहीं था, ओपन था, तो इसको बोलते थे फोरामेन ओवेल बोलते थे। लेकिन जब ये क्लोज हो गया तो एक राइट एट्रियम के साइड में एक डिप्रेशन बन जाता है जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस बोलते हैं। लेकिन अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो सकती है क्योंकि वो ओपनिंग अब क्लोज्ड हो गई है और उसको क्या बोल रहे हैं, फोसा ओवेलिस बोल रहे हैं। तो एक बार देखिएगा, अ डिप्रेशन ऑफ फोसा ओवेलिस इज प्रेजेंटेड on the right side of interatrial septum. Interatrial septum is left atrium and right atrium. It is remnant of foramen ovale through which embryonic heart communicate between right and left atrium. ठीक है ना, जब एम्ब्रियोनिक हार्ट था। क्लियर है बात बेटा? एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें कार्डियक साइकिल करेंगे। एक्चुअली कार्डियक साइकिल में क्या होता है, जो हार्ट में ब्लड आता है उस ब्लड को निकालने के लिए हार्ट जितना भी समय लेता है, ठीक है ना, आई बात समझ में? वो जितना भी समय ले रहा है उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, मीन्स जैसे होता है कि हार्ट में चाहे वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और उसको, उस ब्लड को आपने क्या किया, आउटसाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो एक बार लंग से जो भी ब्लड हार्ट में आता है उसको फिर से आउटसाइड निकालने में जो टाइम पीरियड, जो समय लगता है, ठीक है ना, उसे ही बोलते हैं कार्डियक साइकिल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? कार्डियक साइकिल में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे सिस्टोल, डायस्टोल, कई सारे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सिस्टोल को ही मैं कई बार बताता हूँ, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल का मतलब ही डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। मीन्स सिस्टोल ऐसे मैं लिखवाता हूँ, सिस्टोल ऑब्लिक, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन। ऐसे ही जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।